Okay. Now recording. And let me share the screen again. स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना? स्क्रीन हाँ तो सर। शेयर हो रहा है मेरा? हाँ ओके। तो ये चीज समझ में आया आपको ब्रैकेट्स का मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब भी अपन लिखेंगे स्टेटिस्टिक्स में तो मैं रेंज लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए इंक्लूड है ये नहीं है ना? तो इंटरपोलेट रेंज समझ में आ गई। इसका देखो होता है सेमी इंटरपोलेट रेंज। ये सब स्ट्रेटनेस के लिए फैलाव कहां से कहां तक फैला है। तो स्ट्रेटनेस what होता है, the distance between the deviation between two specific point, तो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच के बीच जब फैलाव या डिस्पर्शन, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम थे। एक तरफ होता है रेंज में थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल स्पेसिफिक पॉइंट। अब इसमें उसका क्या बता दें, वो सेंटीमीटर क्वार्टाइल रेंज को हम एक और नाम दिए हुए हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसका ये नाम था, यूज होता है क्वार्टाइल डेविएशन। और ये मेडिकल फील्ड में वहां भी लेबोरेटरी हेल्थ केयर सेक्टर में लेबोरेटरी आप सैंपल लिया जाता है, उसको कल्चर के लिए लिया जाता है, रीडिंग दी जाती है। एक रेटिसियल में, एक रेटिनोल में लाखों सेल्स होते हैं। तो वी गेट सो मेनी रीडिंग्स, बहुत सी रीडिंग। अब क्या होता है जब ब्लड को आते हैं टेस्ट ट्यूब से या जिसमें वहां से स्लाइड पे जब तक लेके जाते हो कुछ तो ब्लड कंटेमिनेट होता है। ये होता है होगा नहीं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ से यहाँ लेकिन तो वो कंटेमिनेटेड ब्लड जो है और गलत देगा, रीडिंग सही नहीं देगा। बहुत सी रीडिंग आई उसमें, कुछ लोअर एक्सट्रीम पे आई, कुछ हायर एक्सट्रीम में आई, दोनों तरफ आई। तो हम क्या करते हैं करीब 25% जो रीडिंग है सेकेंडरी, उसी पे हम काम करते हैं, उसी का मीन लेते हैं। वो मीन रीडिंग आपको दी जाती है रिपोर्ट में, एवरेज रीडिंग। बट मैं सिंगल रीडिंग नहीं आती। तो 25% जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए उसके, उसी की रीडिंग आपको देंगे, वो सही होगी। यदि पूरे की दे देंगे कंटेमिनेटेड का है तो मीन गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मीन हाईली सेंसिटिव टू अपन पढ़ चुके हैं पहले सेशन में। तो मीन उसके ही चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। तो 25% जो है उसी की लेते हैं, तो कैसे निकलता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इधर के लिए 25% क्या ऐसे निकल जाता है, जो भी इसका हमारा आया उसका क्या आधा कर और एंजॉय जाएगी और डिवीजन इस रहता है। अब इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा जो अपने पहले बनाया। coefficient of quantile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2 divided by Q3 plus Q1 divided by 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, टोटल IQ आकर भी वही है और QD भी वही है। ये तो था स्प्रेडनेस के बारे में। अब बात करेंगे हम स्केटरनेस।
इसके करने इसका मतलब होता है बिखराव। बिखराव कैसे? मान लो मैं डेटा दे रहा हूँ आपको। यदि मैं इसमें बिखराव की बात करूं, इन दोनों के बीच में कितना डेविएशन है? तीन का। इन दोनों के बीच में छह का। इन दोनों के बीच में आठ का। इन दोनों के बीच में तीन का। यहाँ सात का। और यहाँ दस का। और इसका इससे भी डेविएशन देखना है। इसका इससे भी डेविएशन देखना है। ऐसे हर एक का डेविएशन देखना है। तो ना होगा समझ जाऊंगा। तो डेटा है, ये बड़े में तो डेटा बहुत बड़ा मिलता है। तो इससे मैं एप्लीकेशन निकालने की सकते हैं। वह भी क्या चाहिए? एवरेज डेविएशन का एवरेज चाहिए। ये कोई मेथड नहीं है, इस मेथड से निकाल ही नहीं सकते। तो डेटा मतलब अंग्रेज काफी से बहुत कम होंगे। तो बड़ा डेटा होगा, इतने बार मुझे आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, हैंग हो जाएगा कैलकुलेटर। तो उसके लिए फिर स्टैटिस्टिशियन एक मेथड है। उन्होंने कहा हमारे सेंट्रल टेंडेंसी ये थी, ये मीडियन मॉड। हम क्यों ना उससे डेटा को डेविएशन चेक करो। तो एक भी हमारा स्टैटिक हो गया, ये जैसे मान लो स्टैटिक कर लिया, बीच में हमारा डेटा कहीं पे डेविएशन देखो, डेविएशन एवरेज, एवरेज डेविएशन आएगा। देखिए हम करके बता रहा हूँ। पहले हम डेटा पॉइंट्स बनाते हैं। आपको विजुलाइज करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये डेटा पॉइंट्स हैं हमारे बहुत सारे। ये डेटा पॉइंट्स। अब ये डेटा पॉइंट्स यदि हम देखें तो ये मेरा X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ऐसे करके XN तक मेरे पास डेटा है। हमारे समझ में आ गया। अब इसका मैंने मीन निकाला। मीन मान लो ये आया, ये मीन। अब मैं क्या करने वाला हूं, हर डेटा पॉइंट का मीन से डेविएशन चेक करूंगा कितना है। तो यदि मैं इसका चेक कर रहा हूं, ये डेविएशन है, इसका डेविएशन सॉरी, इसका डेविएशन ये है। फिर इसका डेविएशन ये है। ऐसे करके मैं पूरे डेटा पॉइंट्स का डेविएशन बताता हूँ। एंड डेविएशन मिलेंगे मुझे, नए डेटा पॉइंट्स। तो उन डेविएशन को मैं एन से डिवाइड कर दूं। एवरेज डेविएशन आगे कहीं आ गया, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस आगे नहीं। ठीक है। अब यदि आप कभी भी मीन से डेविएशन लेते हो, फिर सम करते हो, हमेशा जीरो आए, हमेशा जीरो आए, फिर डेविएशन नहीं, एवरेज डेविएशन नहीं जीरो आ जाएगा। जब सब जीरो आ गए तो जीरो जीरो आने वाला है ना। तो इनका ये यहाँ पे फेल हो रहता है कि एक्स आई, आई यानी नंबर X1 X2 X3 माइनस एक्स बार में से मीन उठा रहा है और इनका समेशन कर रहा है और उसको एन से डिवाइड करके फ्री डेफिनेशन मिलना चाहिए। तो ये जीरो के इक्वल हो रहा है हमेशा। आप करके देखिए, हमें तो जीरो हो जाएगा। तो डेफिनेशन निकलेगा नहीं है। तो इसके डिसीजन ने एक दिमाग लगाया, यार हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लें। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5, और 5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5। हम इस पॉजिटिव नंबर देखते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव करते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं। तो क्लियर, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अल्टरनेट नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया, यार हम यही करते हैं,
हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार की, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद उसको समेशन करते हैं, उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये तो होगा नहीं। डज इट मेक सेंस? और इसको फिर n से डिवाइड कर दें। तो ये हमारा हुआ क्या, हमने डेविएशन लिया, डेविएशन का मीन लिया, डेविएशन का लिया एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, तो इसका नाम कैसे रखा जाता है अपने पास? इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, उल्टा रखा जाता नाम हमने। भाई पहली डेविएशन देखा हमने, तो डेविएशन सबसे लास्ट में आया, उसके बाद क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली उसकी, और उसके बाद n से डिवाइड करके क्या किया, मीन। ऐसे नाम होता है, जैसे फंक्शन के नाम देखा हुआ है, फंक्शन अंदर से बाहर की तरफ काम करता है, ये भी एड से शुरुआत की तरफ जाता है नाम हमेशा। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब भाई ये मैं मीन से भी निकाल सकता हूँ, मेरा देखो सेंटर टेंडेंसी है मीडियन, मैं मीडियन से भी डेविएशन देख सकता हूँ, देख सकता हूँ कहीं। मेरे पास देखो डेविएशन, मीन की जगह क्या ले रहा हूँ, मीडियन ले रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय एन, ये भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन ये भी मीन है, ट्रू डेविएशन, डेविएशन का असली मीन है हो गया, डेविएशन मीन। तीसरा हो सकता है एक्स आई माइनस मोड, उससे भी देख। तो यदि मैं कहीं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलता हूँ, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम एम लिखते हैं, मैड मैड। अब मैं कहीं मैड लिख रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा मीन से क्या डेविएशन क्या कौन सा लिया। तो इसके लिए हमारे सिंबॉलिक कुछ यूज की है, डेल्टा, डेल्टा एक्स बार यानी मीन से, डेल्टा एम ई यानी मीडियन से, और डेल्टा जेड यानी मोड से। और एक सिंबल लिखते ताकि सिंबल की जगह बैठ हो तो कंफ्यूज हो जाओ, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा। अब की बड़े कुछ फ्रेश स्टेटिस्टिशियन, जिनेवा में हर 5 साल में हर सब्जेक्ट की कॉन्फ्रेंस होती है कि कोई चीज नया आना है करिकुलम, तो लोग आते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स साइंटिस्ट, कुछ नया जिन्होंने खोज करी, नया कुछ डेवलप किया, तो वो लोग ये लेके पहुंच गए कि हमने तो निकाल लिया था स्टेटनेस का एक मेजर, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब वो किस्मत से जो स्टेटिस्टिक्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मैथमेटिशियन भी बैठे, दोनों के साथ हो। अब मैथमेटिशियन बैठे हुए थे, उन्होंने ये चीज देखी एब्सोल्यूट की, कह लगे साहब एब्सोल्यूट वैल्यू अर्थमेटिक पे काम करता है, एलजेब्रा पे काम नहीं करता, एलजेब्रा में एब्सोल्यूट वैल्यू वर्क ही नहीं करेगी, गलत देगी। मैं एक सिंपल सा दो एग्जांपल बताऊंगा आपको दोनों लेवल पे, देखिए। जैसे मैंने ए का वैल्यू रखा -5, ये माइनस में, मैं माइनस से लिखूंगा तो क्या होगा, 5, और -a का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूं, यदि अल्फाबेट का, क्या आएगा, ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अल्फाबेटिकल के हिसाब से। हो जाना चाहिए, और ए का वैल्यू क्या है, तो क्या कन्वर्ट होगा यार, नहीं, तो अलजेब्रा पे काम नहीं। ये तो एक तरीका होगा, दूसरा तरीका मान लो आपके पास एक्स दिया हुआ है, एक्स आपको अलग अलग दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, फिर 11 दिया है, और समथिंग लाइक अदर नंबर्स दे हैव गिवन, और कहीं पे एक ब्लैंक है, और फिर भी नंबर दिए हैं, वो नंबर दिए हैं इसे, और इसका आपको मेन भी दे दिया उन्होंने, मेन दिया, बी से आपने डेविएशन निकल लिया एक्स माइनस एक्स बार, समझिएगा अभी चीज। तो मीन मान लो इसका आया है
10 हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ अभी खाली, 10 नहीं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ उसका मीन आएगा ज्यादा, 20 तक है ना, चलो 10 मान लेते हैं, 10 मान लें या 15, 15 मान लेते हैं। तो ये आया -10, 5 - 15, ये आया -8, ये आया +1, नहीं तो ये -4, और 50 ले रहे हैं ना अपन, तो -4, ये 0, ये क्या है, जरा कुछ ना कुछ एरिया रखोगे ना, इसको करने के लिए ये रख दे भाई, भाई ये -15 होगा क्या, नहीं ये होगा, और यहाँ 19 - 15 यहाँ 4 हो गया, और ये अब जब इसका सम करेंगे ये नंबर तो कम हो जाएंगे, -15 हो गए, उसमें से ये जो है प्लस ए में रहेगा, और इसमें इसको सॉल्व करते हैं फिर ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एलजेब्रा यू विल गेट टू वैल्यूज, एलजेब्रा में एब्सोल्यूट वैल्यू काम नहीं करती, ऑटोमेटिक लगाती है नंबर, तो ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया, कॉन्फिडेंस सर ये आपका गलत, उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लिए, पहला ऑब्जेक्शन कि भाई ये आपका गलत है, ये अरिथमेटिक में चलता है, एल्जेब्रा में चलेगी, एल्जेब्रिकली इट इज रॉन्ग। दूसरा ऑब्जेक्शन लिया कि आपकी सेंट्रल टेंडेंसी स्पेसिफिक नहीं है, कहीं आप मीन से भी ले रहे हो, मीडियन से भी ले रहे हो, मोड से भी लेके स्पेसिफिक लो, स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये दूसरा ऑब्जेक्शन था। तीसरा ऑब्जेक्शन उनका डेविएशन होता है हमेशा, जैसे पेंडुलम भी है, ये डेविएट होता है तो दोनों तरफ होता है कि एक ही तरफ होता है, तो ये डेविएशन के पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं क्या देगा हमें पॉजिटिव, तो क्या आप मीन के ऊपर ही डेविएट होगा, मतलब होगा, जितना ऊपर डेविएट हो रहा है नीचे भी होगा मीन से, तो क्या लगा ये मेरा भाई, अब यदि मैं मीन मान लो ये आ रहा है, ये मेरा मीन है, आप बना रहा हूं ये मीन, तो ये मीन स्टिल बाई मीन, 5 का डेविएशन, तो डेविएशन खाली ऊपर ही होगा, 25 नहीं जाएगा क्या, +5 का, क्या नीचे भी तो होना चाहिए ना इसको, 3 तो होना चाहिए ना, नीचे का ही नहीं, माइनस वैल्यू दे ही नहीं रहा हूं, प्लस वैल्यू दे रहा है, तो डेविएशन यूनिडायरेक्शनल हो गया, ये 3 ऑब्जेक्शन उठाए उन्होंने। अब जब ये 3 ऑब्जेक्शन उठे तो फिर उनको टाइम मिला 5 साल, या कुछ नया हुआ, फिर वो स्टेटिस्टिशियन बैठे दोबारा से साथ में, फिर उन्होंने दिमाग लगाया, एक दो मैथमेटिशियन को भी पकड़ा है, अब बहुत पुरानी बात है तो उतना टेस्ट डेवलप हुआ नहीं, चीजें लोगों को पता नहीं था, तो हम छोटी क्लास में ही बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने कहा कि एक तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव करने का, पहले क्या तरीका है, कि -2 का यदि स्क्वायर करते, ये अलजेब्रा में भी अप्लाई, अलजेब्रा में भी राइट है, तो हम क्यों ना एक काम करें कि जो हम डेविएशन ले रहे हैं एक्स आई -x बाकी, तो उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन नाम रखेंगे, और ये हमेशा मीन से निकालना है, मीडियन मोड से निकालेंगे, we will use mean। हेलो, बस 10 15 मिनट में ये लोग आ गए क्या, हाँ, कहाँ वहीं श्रीमा है, ठीक है, बस निकलता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इसका डेविएशन का स्क्वायर लेंगे,
पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एल्जेब्रिकली सही हो गया। और इसका समेशन करेंगे तो डेविएशन के स्क्वायर का समेशन किया इन्होंने, और इसको इनसे डिवाइड करेंगे तो डेविएशन के स्क्वायर का वैल्यू हो रही है, डेविएशन का थोड़ा हुआ, ये तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। मैं अपने डेविएशन के स्क्वायर कर दिया, उसको इनसे डिवाइड करो तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, डेविएशन के तीन हो गए ये रखने के बाद। तो इसको बोला इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका सिंबल है स्मॉल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा ये होता है, स्मॉल सिग्मा ये होता है, सिक्स जैसा फॉर्मूला लिखता है इस, समझ में आया? कभी ये इन्होंने लिखा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये एवरेज डेविएशन होता है, ये एवरेज डेटा कितना डिग्री। अब देखिएगा ये डेविएशन क्यों देखा जाता है, मैं बता रहा था अपन किस लिए कर रहा है ये सब। अब कर इसलिए रहा है कि हमें पता करना है कि कौन सा वेरिएबल कितना इंफॉर्मेटिव है, में तो पढ़ रहा है, ये तीन स्टेप की वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से चेक करना है, और इसलिए डिस्पर्सन है। हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मीन से डिवाइड करो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये बिलोंग्स करेगा 0 से 1 के बीच की वैल्यू। यदि 0 के करीब है तो डेटा क्या है, कम ज्यादा स्टेबल है, वेरिएबिलिटी कम है, डेटा स्टेबल डेटा है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के हिसाब से हम लोग स्टेबल डेटा को, कंसिस्टेंट डेटा को अच्छा मानते हैं, कंसिस्टेंट है यार डेटा कुछ जगहों पर। मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अलग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स अलग है। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को कम, जो 0 के करीब वो अच्छा नहीं माना जाता, वेरिएंस जितना ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा, वो डेटा उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। मतलब 1 के करीब है कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, वो डेटा हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, 0 के करीब है वो कम इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल कितनी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। हमारे पास फाइनाइट रेंज है ना 0 से 1 में। अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई डेटा 0.1 से कम का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेस देन 0.1, तो उस वेरिएबल को हम ड्रॉप करते हैं आगे, लेकिन क्या है नॉट इक्वल, मतलब सेल्स, सेल्स बहुत कॉम्बिनेट वेरिएबल है, डोमेन स्पेसिफिक देखा जाएगा, सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सेल्स का अपना वेरिएशन 0.1 से कम है तो सेल्स से आप नहीं करोगे। सेल्स से जैसे मैं कल टैबलू वगैरह जो पढ़े होंगे मुझसे, उन्होंने देखा होगा टैबलू के अंदर में बता रहा कि जब ड्राइवर एनालिसिस करते हैं टारगेट वेरिएबल के साथ, टारगेट वेरिएबल जैसे सेल्स, अब सेल्स हम ले नहीं सकते क्योंकि वेरिएंस ही नहीं है उसमें, वेरिएंस नहीं मतलब नॉन इन्फॉर्मेटिव है, तो फिर हम नया वेरिएबल डेराइव करेंगे। हमारे को कॉस्ट भी दी, तो सेल्स माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट नया डेराइव किया, हम प्रॉफिट से करेंगे, प्रॉफिट में वेरिएशन दिखेगा ना, कॉस्ट सबकी अलग अलग होगी, हम सेल्स की जगह क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेंगे, एक नया वेरिएबल डेराइव करेंगे और उससे एनालिसिस करें, सेल्स को ड्रॉप कर देंगे। मेरे लाइफ में 2-3 बार ऐसा हुआ, वीको लेबोरेटरी के केस में भी यही हुआ था, तो सेल्स कंसिस्टेंट था, मैंने प्रॉफिट लेके डैशबोर्ड बनाया, चलो साहब सेल्स चाहिए, जो उनका मेन मार्केटिंग मैनेजर और जो सेल्स मैनेजर था, पहले हमें तो सेल्स चाहिए, मैंने कहा सेल्स से कुछ नहीं निकलेगा, इस कुछ इंसाइट्स नहीं आएगी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। आप किसी भी वेरिएबल के साथ सेल्स को रखोगे कैटेगरिकल, वो एक ही जैसा देगा, हिस्टोग्राम बिल्कुल यूनिफॉर्म देगा,
ऊपर नीचे होगा ही नहीं वेरिएशन, मिस इन्फॉर्म करेगा। मैंने कहा इसलिए प्रॉफिट से लिया, पर उनको समझ में आई नहीं यार ये सही किया है बाद में। ये बहुत बारीकी होती हैं। तो यदि 0.1 से कम है तो ड्रॉप करना है, और 0.9 से ज्यादा है तो भी विचार का विषय है। 0.9 से ज्यादा हाई वेरिएबिलिटी है, वेरी वेरिएबिलिटी ये तो बहुत ही ज्यादा है, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल तो प्रेडिक्ट करेगा कि जो मल्टी टैलेंटेड आदमी बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा क्या गेम्स। और क्या दिखाना बड़ा जल्दी दिया उसको मल्टी टैलेंटेड। अल्लाह में पता है तो नहीं आउटलायर्स भी कैसे क्या होंगे। आउटलायर्स आउटलायर्स वो वैल्यू होती है जो सामान्य सामान्य वैल्यू से उससे बहुत हटके होती है, सोच आउटलायर्स। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आपने अभी एक और जनर चालू हुआ है मूवी का, कई जैनर है मूवी के। पहले रोमांस मूवी होती थी, फैमिली ड्रामा होता है, ये बहुत से जैनर। अब एक टॉक्सिक चालू हुआ है जिसमें न्यूडिटी होती है, वायलेंस होता है। एनिमल आया, कबीर सिंह आया, ये ऐसी मूवी आई जो आप फैमिली के साथ तो बैठ के देख ही नहीं सकते। एक नया आया है। अब उस तरह की मूवी का ऑडियंस क्या होगा, मैक्सिमम एज कितनी जाएगी, 45 साल, 50 साल मैक्सिमम। इससे ज्यादा का आदमी तो देखेगा नहीं। मैं 35-50 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 35 साल भी बहुत ज्यादा, 35 साल करूँ, 35 साल मैक्सिमम एज होगी इस तरह की मूवी देखने वालों की। जो एनिमल या कबीर सिंह जैसी मूवी देखें, मिनिमम तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है 18। पर जिनकी मूछें आ जाती 14 वाले वो भी चले जाते हैं, है ना, वहां आधार कार्ड तो मांग नहीं रहे हो। तो आपने जब आजकल अपन बुक माई शो पे करते हैं टिकट बुक, उसमें तो आपकी प्रोफाइलिंग पूरी है, एज आ रही है। आपने देखा कि उसके अंदर 65 साल का व्यक्ति भी देख रहा है, 80 साल का एक बुढ़ा भी देख रहा था वो मूवी, वो वाकई बैठ के देख रहे थे। यदि आप उस तरह की मूवी की एवरेज एज निकालना चाहते हो ऑडियंस की, तो आप 80 साल और 75 साल और 85 साल वालों को इंक्लूड करोगे तो आपका मीन हाई साइड आएगा कि नहीं आएगा। तो वो आउटलायर्स है, वो बहुत कम लोग हैं। तो उनको यदि हटा दें, या उनको जो हमारी 35 साल की हमने एक क्रिटिकल हाई लिमिट शो कर रखी है, हम 75 को 35 कर दें, 85 को 35 कर दें, 80 को 35 कर दें, अब मीन निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब आपको सही इंफॉर्मेशन देगा। तो ये आउटलायर्स है। तो डेटा में यदि 0.9 से ज्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, तो उस डेटा में आउटलायर है, उस वेरिएबल में आउटलायर। पहले आउटलायर चेक करो। आउटलायर चेक करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ फार्मूले हैं डिफॉल्ट में, और कुछ उससे फार्मूले से हटके भी हमें जाना पड़ता है आउटलायर चेक करने। वो अपन जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब बताऊंगा आउटलायर कैसे चेक की जाती है, कितने तरीके होते हैं। ठीक है ना। तो आउटलायर यदि है तो आउटलायर का एडजस्टमेंट करके, जैसे अपन 85 को 35 कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं केपिंग करना। और यदि 14 वाले को 18 कर रहे हैं तो फ्लोरिंग करें। इधर से इधर लाएंगे तो फ्लोरिंग, और इधर से इधर लाएंगे तो केपिंग। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है केपिंग एंड फ्लोरिंग। और भी तरीके हैं आउटलायर को एडजस्ट करने के, पर बेस्ट जो तरीका है वो फ्लोरिंग है, केपिंग है। जब अपन आउटलायर डिटेल में पढ़ेंगे तो सब तरीके बताऊं। इज इट क्लियर। तो 0.9 से ज्यादा है मतलब आउटलायर है। आउटलायर एडजस्ट करो इस सकते हो वेरिएबल, पर आउटलायर एडजस्टमेंट के बाद। बिना आउटलायर एडजस्टमेंट करे इस वेरिएबल को रखा आपने तो आपको मिस इन्फॉर्म करेगा, आपका एनालिसिस गलत हो जाए। इज इट क्लियर। तो ये तो बात हुई जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो probability पता कर रहे हैं। यदि स्क्यूड है तो कॉफिनेट ऑफ मेड लेते हैं, कॉफिनेट ऑफ मेड। अब आप और सब मेड को रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, मेड को स्पेसिफिक कर दी मीडियंस, मीडियन से डेविएशन है। तो कॉफिनेट मेड है,
डेल्टा एम ई डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, डेविएशन कैसे देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन से देखा, मीन से डिवाइड करेंगे। इसमें स्टैंडर्ड, इसमें डेविएशन कैसे देखा, मीडियन से देखा है, तो मीडियन से डिवाइड करेंगे। इसका भी रेंज 0 से 1, इसका भी सेम। तो आपको वो चीजें मेजर, तो आपको ये देखना डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, हो सके स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से डिवाइड करो तो आपको वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू से डिसाइड करो हमारा इंफॉर्मेटिव मिलेगा नहीं। 0.1 से 0.9 के बीच में उसको ले लो, 0.1 से कम है ड्रॉप कर दो, सब ठीक है। 0.9 से ज्यादा है और लेवल चेक करो, यानी है डिफरेंट लो, उसको बात छोड़ो, ये नहीं हमारा। देखिए बात समझ में आई, शुरुआत डेटा आइटम से ही है, जो ये ज्यादा डेटा को और वेरिएबल को सही से नहीं समझा, उसके नेचर बिहेवियर को नहीं समझा, इतना इंफॉर्मेटिव कितना नहीं है, तो आपका आगे पूरा एनालिसिस बेकार हो जाएगा। तो मैं कहानी सुनाता हूँ उनके बेटे की, वो सही हो जाएगी, है ना। एनालिसिस ऐसा ही होगा। जितने लोग एनालिसिस मैंने देखे, कई जगह मैं कंसल्टेंट हूँ, वहां पे जो डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट एनालिसिस लेके आते, जब मैं देखता हूँ तो सब उसके अंदर आधे से ज्यादा गड़बड़ होता है। वो होंगे बेरी वाली कहानी होती, सुनिए आप लोगों ने, वो कहानी होती है ना, वो कहानी होती। तो इसलिए हमें पहले डेटा की सही तरह से समझना है, वेरिएबल क्या है, उसका नेचर बिहेवियर क्या है, और उसके बाद ही हमें उसको आगे एनालिसिस में लेके जाना है। लोग इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं। अभी टेबलू पे मैंने बोला था एक प्रोजेक्ट बनाने को, बच्चों ने बनाए, जब मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं ऐसे होता है, तब समझ में आई इनको, नहीं ऐसे होता है, कुछ भी बस ग्राफ बना दिए हो गए। तो बहुत सी चीजें चेक करना पड़ती है हमें, तब जाकर के एनालिसिस होगा, इट्स नॉट ए हलवा। ऐसे ही पैसे नहीं देते हैं डेटा एनालिस्ट को इतनी सैलरी, है ना। अभी तो पहले बोला जाता, तब तो इतना नहीं बोलते इसको, जब मैं इस फील्ड में आया, और 12 से 16 के बीच में, 12 से 16 के 18 तक ही मान लो, 18-20 तक, इट वॉज द सेक्सियस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सेक्सियस्ट जॉब जो है, सेक्सियस्ट मतलब सबसे अच्छा जॉब, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। क्योंकि जब मैं मॉडल ट्रेन करता था, 21 दिन तक मशीन पे मॉडल ट्रेन हो रहा है, 21 दिन में गोवा घूम के आ गया, मशीन चल रही, मॉडल ट्रेन, असिस्टेंट देख रहा है, मैंने एल्गो लिख दिया, सब कर दिया, मॉडल ट्रेन हो रहा है, 21 दिन तक ट्रेन हो रहा है, रात के इतना बड़ा डेटा था रशिया के एक प्रोजेक्ट का। तो सक्सेस जॉब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ घूमने को मिल रहा है आपको, और ना सीटीओ कुछ बोल पा रहा है ना कुछ, क्या है भैया, मॉडल ट्रेन हो रहा, ला दो दूसरा सिस्टम क्लाउड पे दे दो, वो दूसरी मशीन दूसरा प्रोजेक्ट तो कर दूंगा। ना तो वहां पास दूसरा प्रोजेक्ट है, ना दूसरे आपके पास क्लाउड पर मशीन है, मैं क्या करूँ, छोटे मोटे काम करने पूरी टीम में करवा, ये होता है। तो एक चीज मुझे पूछना था, जैसे अपन ने 14 से 18 के बीच में रेंज थी, और जो 80 वाले थे उनको अपन ने 35 में रखा, तो उसका ग्राफ फिर ऐसा है, हाँ, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आकर वो 35 पे ही एंड हो जाए, हाँ, फिर यहाँ से फिर ऐसा ऐसा सीधा ऐसा नहीं रहा है, वो बनेगा तो इधर से 35 से चालू होकर के ऐसा बनेगा, 35 से 65 के बीच में बनेगा, मतलब जो अपन ने, सॉरी 18 से 35 के बीच में ऐसा बनेगा। कितने जो ज्यादा होंगे उस हिसाब से बताएगा, स्क्यूड भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो ग्राफ कुछ भी हो सकता है। वो जब अपन डेटा प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हिस्टोग्राम में कैसा चेंज आया, है ना, वो प्रैक्टिकली समझ पाऊँ। आज मैं आप लोगों से थोड़ी माफी चाहूंगा। अ, जय किशन जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ओके सर, ओके सर, तो नो मुझे इशू। निकलना पड़ेगा। ओके सर।
ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं क्लास जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। कल से अपन 9:30 तक पढ़ेंगे, पूरा 9 तक पढ़ेंगे, 9 सवा 9 तक। ओ श्योर ठीक है, श्योर श्योर तो सर। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुझे जाना है कहीं। ठीक ओके है, सर। बाहर ओके सर। आउटिंग पे। नो इशू तो नो इशू। आज मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ, और थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल अपलोड कर दूंगा। बाकी वो जो मेरे वीडियो हैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाले, वो बहुत अच्छे हैं, इससे ज्यादा अच्छे हैं। वो कम्पैक्ट है ना पूरे, हाँ हाँ उस हाँ। पे पॉइंट टू पॉइंट बात करी है मैंने, पूरा डिटेल में, है ना, कोई चीज स्किप नहीं है उसमें। तो वो भी आप सर एक जो बार देखिएगा। स्टेटिस्टिक यूट्यूब वाले चौथे तीसरे या चौथे वीडियो के बाद चालू हुआ है स्टेटिस्टिक्स, उसमें प्ले लिस्ट जो यूट्यूब मैंने में भेजी है यू ओके ओके है ओके ना, ओके है ना। तो ओके उसको भी आप देखिएगा। बाकी अपन सैटरडे आपके लिए एक्स्ट्रा मैं कर लूंगा, एक श्योर आध श्योर। घंटे का वर्चुअल सेशन रख लेंगे। ओके तो सर। कुछ चीजें जो डिस्कस करना होंगी अपन उस दिन और कर, है ना, ठीक है सर। वो भी ठीक है डाउट्स ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम।